हेलो गाइस, आपको अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि पूर्व में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में हमने आपको बताया था, जो मानव शरीर की संरचना से संबंधित था। अब ये पाचन तंत्र का ही एक हिस्सा है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? वह ग्रंथियाँ क्या करती हैं? खाने का पाचन करती हैं, यानी कि उनसे जैसे गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, उसी प्रकार से पित्ताशय से पित्ताशय रस निकलता है। तो वह जो ग्लैंड जो बाइल जूस यानी कि एंजाइम वगैरह जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हीं को हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहला आपको हेडिंग में दे रखा है पाचक ग्रंथियाँ। देखिए, ठीक है, पाचक ग्रंथियों में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वह क्या है? लार ग्रंथियाँ, जिसे हम सिलिवरी ग्लैंड कहते हैं। भोजन करते समय मुख में से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। यह चिकना पदार्थ ही क्या होता है? लार। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं। ये भोजन को पचाने में सहायता देते हैं। मुख के अंदर जीभ के दोनों ओर तीन तीन लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कर्णमूल ग्रंथियां, यानी कि ये संख्याओं में दो होती हैं, एक जीभ के दाईं ओर, एक जीभ के बाईं ओर। तो देखिए देखिए ये चैप्टर आप ये पूरा फिगर देखिए, इसमें आपको देखिए पूरा फिगर दे रखा है। इसमें ये कर्णपूर ग्रंथि आपको दे रखी है, ये रहा देखिए। तो ये आपका लेफ्ट साइड दिखाया गया है। इसी प्रकार से राइट साइड भी होता है। तो एक ग्रंथि जो हो गई आपकी लेफ्ट साइड में, ये कण के नीचे यानी कान के नीचे। इसी प्रकार से राइट में भी एक ग्रंथि होती है। उसी प्रकार से देखिए, ये जीवा है आपकी, जीवा के नीचे भी ग्रंथियां हैं, एक इधर है तो एक राइट साइड होगा, यानी कि एक लेफ्ट तो एक राइट। इसी प्रकार से अधुहनु ग्रंथियां भी होती हैं, एक लेफ्ट में तो इधर राइट में भी होगी। तो चलिए देखिए, चित्र में भी बता दिए। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कर्णमूल ग्रंथियां, ये संख्या में दो होती हैं, ठीक है, एक जीभ के दाईं ओर तथा एक जीभ के बाईं ओर। तो ये आपको बता दिया इधर फिगर में। उसी प्रकार से आपका दूसरे नंबर का जीवा ग्रंथियां, ये दो होती हैं और जीभ के नीचे स्थित होती हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया जीभ के नीचे। तीसरा, जबड़े के नीचे की ग्रंथियां, ये भी संख्या में दो होती हैं तथा जीभ के नीचे ही स्थित होती हैं। अब देखिए, जो हमारा जबड़ा होता है इसके नीचे भी क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो एक तो देखिए ये जीवा के नीचे हो गई, और एक आपके बिल्कुल जबड़े दांतों के पास में इधर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो वह जबड़े की नीचे वाली ग्रंथियां कहलाती है। अब चलिए, अब इसके बाद देखिए, आपका पाचक ग्रंथि के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यकृत है। ये आपका रेलवे में सबसे पूछा जाने वाला मोस्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है हमारे शरीर की? तो वह आपकी है यकृत। तो आप बताओगे यकृत है। यह एक बड़ी ग्रंथि है, अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, जो पित्तरस यानी बाइल जूस उत्पन्न करती है। यह उदर गुहा में दाहिने ओर स्थित होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, तो वजन भी पूछ सकता है। इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, इसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। इसमें पित्त रस एकत्रित रहता है। यहाँ से एक नली रस को ग्रहणी में पहुंचती है। देखिए, मैंने ग्रहणी बताई थी, उसमें सी आकार की होती है। इससे पहली वाली वीडियो में आप देखिए, इस नली को पित्त नली कहते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी ग्लैंड है आपकी? यकृत। इससे क्या कौन सा निकलता है जूस? पित्त जूस, यानी कि बाइल जूस, ठीक है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम। और ये जो पित्त रस है वो किससे निकलता है? पित्ताशय से, ठीक है। यकृत के कार्य आपसे पूछ सकता है, यकृत के क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य आपका क्या है? देखिए, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्त्राव करती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हिपेरिन नामक पदार्थ का स्त्राव कौन करता है? यकृत। और उसका क्या कार्य है? वो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए, हमारे जो रुधिर वाहिनियां हैं उसमें रक्त का धक्का जमना किसके कारण होता है? हेपेरिन। जब हमें चोट लग जाती है और खून इकट्ठा हो जाना, वही क्या होता है? रक्त का जमना कहलाता है। उसे कौन सा पदार्थ? हेपेरिन नामक। तुझे आपको ध्यान रखना है, ये यकृत से ही निकलता है, ध्यान रखना। दूसरा, अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त बनता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, हमारा जो अमाशय है यानी पेट है, उसके अंदर क्या होता है? अम्ल होता है HCl,
और एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के निकलते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए उसको, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक पित्त जूस यानी बाइल जूस निकलता है और ये क्या कर देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं पेट के अंदर ही, जिससे आगे जो एंजाइम जाए आंतों में तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए हमें पित्त जूस का काफी उपयोग होता है उसमें। तीसरा पॉइंट, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो एसिड के रूप में संचित करना। तो देखिए ये वाला बात भी पूछा जाता है कि अमीनो एसिड किस में संचित रहता है, तो आपको बताना है यकृत में, ठीक है। और ये प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, यकृत, ये इसका कार्य है। 4th नंबर का कार्य, वसा का पायसीकरण पित्त रस के द्वारा होता है। वसा यानी कि फैट, जो फैट होता है, फैट में जब पित्त रस मिल जाता है तो वह क्या कर देता है, चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिसे पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, और बताते हैं। देखिए अब देखिए चित्र में आपको मनुष्य का यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय का चित्र आपको दर्शाया गया है। देखिए इसमें ये यकृत वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये यकृत है, और इसी में आपके देखिए पित्ताशय वाला पोर्शन भी दिया रहा है, ये वाला, ये एक थैली है, और इससे ये जो नली लगी हुई है, इससे बाइल जूस निकलता है। ये ग्रहणी है सी आकार की, ये अमाशय से टच रहता है, ठीक है। और इसी के साथ में एक अग्नाशय होती है, इससे क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। अग्नाशय के अंदर ये नली है, और ये तीनों मिलाकर के क्या करते हैं, एक जो रस है उसका निर्माण करते हैं, और ये आपको पेट में प्राप्त हो जाते हैं इसके, इनके माध्यम से, यकृत के माध्यम से। तो देखिए 5वां जो कार्य है यकृत का, ठीक है, तो वो देखिए आप क्या कार्य है। यकृत के शरीर के संरक्षण का 1/3 जो भाग है वह रुधिर का संचरण करता है। कहने का मतलब जो यकृत है वह शरीर में जो खून हमारा बहता है, यानी कि संचरण करता है पूरे बॉडी के अंदर, तो उसमें जो आपका ब्लड है वह 1/3 भाग बहता है। 6 नंबर का पॉइंट क्या है आपका, रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रक्त रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं, ठीक है। और 7 नंबर का देखिए आप, रुधिर में फ्राइबोजन, आपको ये याद रखना है, रुधिर में क्या है, फ्राइबोजन, ये आपको दे रखा है, ये वाला फ्राइबोजन का निर्माण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रुधिर को जमाने में सहायता देता है। देखिए अब देखिए रुधिर को जमाने में जो सहायता करता है वह फ्रोवोनोजन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और रुधिर को नहीं जमने देता है वह इफेरिन वाला था, आपको बता दिया गया था, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन करिए, देखिए समझिए पॉइंट। छोटी आंत, नहीं 8 नंबर का, सॉरी। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लूकाइजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। तो ठीक है, 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यकृत क्या करता है, शरीर में आपका भंडारण गृह भी कहलाता है, और पाचन के दौरान यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यकृत का क्या कार्य है, उनकी कोशिकाओं का, कि ग्लाइकोजन के रूप में उसकी क्या करता है, कलेक्शन कर लेता है, ठीक है। 9 नंबर का पॉइंट, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन में बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले आता है, ठीक है। यहाँ इन्हें यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया आदि रोग हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो रेलवे में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि अमीनो एसिड कहाँ पर संग्रहित होता है, तो आपको याद रखना है यकृत में, और ये किसके माध्यम से आता है, रुधिर के माध्यम से आ जाता है यकृत के अंदर। और यकृत का क्या कार्य है, ये क्या करता है, अमीनो एसिड को यूरिया में चेंज कर देता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लैंड आपकी अग्नाशय। अग्नाशय में क्या कार्य है, देखिए अग्नाशय का आपका चित्र दे रखा है, ये रहा, ठीक है, ये पोर्शन, और ये ग्रहणी कहलाती है, ठीक है, जिसमें ये सारे रस आ जाते हैं, इसी में पित्त रस भी आ जाता है, मिल जाता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस मिल जाता है, ठीक है। तो ये ग्रहणी कहलाती है, ग्रहणी के अंदर सब आ जाते हैं। तो देखिए अमाशय के पीछे अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है, इसकी लंबाई 18 सेमी से चौड़ाई 4 सेमी होती है। यह लाल रंग की संरचना होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां सिरा पीलिया से चिपका होता है। इसमें अग्नाशयिक रस तैयार होता है। यह रस रंगहीन तरल पदार्थ है। अग्नाशय से अग्नाशय के रस लेकर अग्नाशय नलिका ग्रहणी में पहुंचती है। तो देख लीजिए अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और ये किस में पहुंच जाता है, ग्रहणी के अंदर, ठीक है।
भोजन के पाचन में अग्नाशयीय रस का कार्य। अब देखिए अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका क्या कार्य है, तो चलिए, अग्नाशयिक रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आपका अमाइलोसिन या एमाइलेज। तो आपसे ये पूछ सकता है एमाइलोसिन और या एमाइलेज ये एंजाइम कहाँ पर है, किस में से निकलते हैं, तो ये आप बताएंगे अग्नाशय से। कार्बो इसका क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बचे जाता है, यानी कि हमारे मुख में जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसके बाद जो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, यानी कि हमारी लार ग्रंथि से, उसके बाद भी अगर मुख गुहा में कुछ रह जाता है तो इस एंजाइम का क्या काम है, उसको यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है और शक्कर में बदल देता है। ठीक है। दूसरा, लाइपेज या स्टीएप्सिन, ये वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है, यानी जो फैट है फैट एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि जो आपका ब्लड है और लसिका है उसके द्वारा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा है ट्रिप्सिन, यह भोजन के प्रोटीन वाले अंग को पचाकर अमीनो एसिड में बदल देता है। तो ये वाला आपको विशेष ध्यान रखना पॉइंट, इसको आप रट लीजिए कि यह भोजन में क्या करता है, प्रोटीन वाले अंश को पचाकर अमीनो एसिड में बदल देता है, ये ट्रिप्सिन। ठीक है, और ये किससे निकलता है, अग्नाशय से। तो आपसे ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, जो आपने एक इंसुलिन के बारे में सुना होगा कि जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका इंसुलिन यानी कि कमी हो जाती है। तो इंसुलिन जो बनाने का कार्य है वह अग्नाशय का ही कार्य है। और इसमें देखिए किस तरीके से अग्नाशय हेल्प करता है। देखिए अग्नाशय के लैंगर हैंस के समूहों की कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है और रुधिर में सामान्य स्तर से अधिक ग्लूकोज हो जाने पर उसे ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया इंसुलिन के प्रभाव से होती है। ठीक है, अगर अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है, इसे मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने आपको पाचक ग्लैंड यानी कि जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं वे आपको बता दी। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वह आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं हमारी, अगर आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।